बहुत स्ट्रेंज टाइम से गुजर रहा है वर्ल्ड। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, जियोपॉलिटिक्स की करें या इकोनॉमी की करें, कल के दुश्मन आज के दोस्त हैं, आज के दोस्त कल के दुश्मन है। कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, ये पूरा नया एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। और कौन कहां पे जाके कौन से खेमे में बैठेगा, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बारी अप फॉर ग्रैब्स है। क्योंकि जो एक कंसेंसस था वो टूट चुका है, जहां के अंदर आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री एक 5-4 देशों के दौरे पे हैं, विदेश दौरे पे हैं। उसमें से यूएई की एक अलग सिग्निफिकेंस है। आज इटली के अंदर मेलेडी जो चल रही है वो एक अलग सिग्निफिकेंस है, क्योंकि सॉफ्ट पावर, सोशल मीडिया पावर, उसको भी एनर्जाइज करना जरूरी है। भारत की जो जनसंख्या है उसका एक गेम जरूरी है। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना होके अभी आए हैं। तीसरी तरफ रशिया बहुत स्ट्रेंज स्टेटमेंट्स दे रहा है चाइना और यूएस को लेके। तो ये सबको समझने में भारत के पर्सपेक्टिव से और आने वाले समय की कुछ चुनौतियां और कुछ अपॉर्चुनिटीज को आज बैठ के समझेंगे। और मुझे खुशी है कि आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह जी। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, Ishkaran, and a very warm namaste to all your audiences. जी सर, मैं इंडिया से भी और यूएस से भी पहले एक रशिया की स्टेटमेंट डालना चाहता हूं कि किस तरफ हम जा रहा है वर्ल्ड। नहीं, ये तो ट्रम्प के ऊपर है कि जहां पे रशिया कहता है कि वो जॉइंट प्रोजेक्ट्स विद यूएस एंड चाइना की पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहा है। इज दिस सीरियस? इज दिस मॉकिंग? इज इट सम न्यू अलाइनमेंट? इज इट नो एनिमीज एवरीबॉडी फ्रेंड? क्या हो रहा है सर ये? अब इसका एक मैंने 4 सीरीज का थ्रेड निकाला है। अभी अभी आधा एक घंटा हुआ है, एंड आई हैव जस्ट पोस्टेड इट। एंड उसमें जो एक कार्टून मैंने डाला है, आई थिंक अगर आप वो कार्टून दिखाएंगे, उस पूरे कार्टून पे ही पूरा जो आपका डिबेट है। यस, ये जो नीचे वाला कार्टून है, इसको अगर वो फ्लैश भी कर दें तो और अच्छा है, थोड़ा कलर में है। दिस हैज बीन जनरेटेड बाय पुटिंग माय फीड्स एटसेट्रा। सो इसमें क्या हो रहा है कि ब्रेटन वुड्स का एक इंस्टीट्यूशन था जिस पे स्टडी हुई थी। तो कुछ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी विच वर फ्रेमिंग द रूल फॉर द वर्ल्ड। और इनको बनाने में यूएस और यूके का बहुत बड़ा हाथ। ये देख लीजिए आप ऊपर। और इसको अब तोड़ा जा रहा है। कौन तोड़ रहा है? वही लोग जिन्होंने बनाया था। तो ये एक विडंबना ही है कि जिन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन बनाया था वही तोड़ रहे हैं। अब एक और काउंटर कोशिश चल रही है बाय रशिया, चाइना, इंडिया टू ब्रिंग बैक some semblance of order in the likely future world order। अब उसके लिए तैयारियां हो रही हैं, लेकिन उसके पहले जैसा कि ये माना गया है कि कोई भी विश्व जो संस्थाएं होती हैं या जो संरचना होती है दुनिया को चलाने की, उनकी लाइफ तकरीबन 70 से 80 साल होती है। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आज अगर हम अपने आप को फोकस करें तो तकरीबन 80 साल हो चुके हैं। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर का मुझे लगता है ट्रम्प तो एक बहुत बड़े कारण है ही है, बट उसके अलावा भी बाकी लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं कि खाली वी हैव टू पुट द ब्लेम ऑन ट्रम्प। देखिए कहाँ कहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं जहाँ रशिया ने काफी लड़ाइयों में काफी अपना हाथ पैर मारा है। सीरिया को ले लीजिए, जॉर्जिया, चेचेन, मतलब आप क्रीमिया, आप देखिए हर जगह सभी ने अपना अपना क्या बोलते हैं कर्तव्य निभाया है इस ब्रेटन वुड्स वर्ल्ड ऑर्डर को तोड़ने के लिए। तो अब इनको ये लग रहा है, एंड हालांकि कई कई एनालिस्ट मेरे से सहमत नहीं है इस पर, मुझे यहाँ तक लग रहा है कि ये G2 की तरफ ये लोग अपना एक रूट निकाल रहे हैं। G2 में क्या होगा कि जो दुनिया के बड़े मिलिट्री पावर वो एक साथ हो जाएंगे। मैं अभी तक तो चाइना और अमेरिका को ही मान रहा था, बट ये जो आपने जो लेटेस्ट ट्वीट दिखाया है रशिया रशिया का, और द फैक्ट कि अगले दिन ही पुतिन जो है वो चाइना पहुंच गए, पहले ट्रंप गए फिर पुतिन आए। तो ये मुझे लगता है कुछ ट्रोयका ऑफ सॉर्ट्स बन रहा है। क्योंकि इसमें देखिए इस समय कौन कौन अलग थलग हो रखे हैं। इसमें ग्लोबल साउथ पूरा अलग हो गया है। ग्लोबल साउथ के बारे में कोई पूछ ही नहीं रहा है।
यूएन में तो उनकी तो मैं तो कहूंगा खाली वो जाके बेचारे वोट दे के वापस आ जाते हैं जहां उनका मन करता है। आई मीन मोस्टली दे आर फॉलोइंग द यूएस, द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर। इसमें जो दूसरे जो एक्टर्स हैं, ये देखिए जो मैंने किया है, राइट नाउ ग्लोबल साउथ इज रडरलेस, उसका कोई खवैया नहीं है, कोई केवट नहीं है उसका, caught in the crossfire of the chaos but begging the old guard for stability। अभी भीख मांग रहे हैं कि यार स्टेबल हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टेबल नहीं होंगे, नए चेक्स और बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। जो पुराने जो पहले था कि बाइपोलर वर्ल्ड था, तो उसमें यूएसएसआर और यूएस का एक चेक्स एंड बैलेंस था। फिर 1990 के बाद एक मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशंस आने लग गई, कई सारे मल्टीपोलर इक्वेशंस निकलने लग गए, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी थी, कुछ कुछ हद तक स्टेबिलिटी थी। अब उन मल्टीपोलर अलाइनमेंट्स को भी लोगों ने तोड़ दिया है। अब जैसे क्वाड को ले लीजिए, अब क्वाड के ऊपर दोबारा भारत जो है जोर लगा रहा है कि किसी तरह से क्वाड आ जाए, क्योंकि अभी मार्को रूबियो आएंगे अभी क्वाड मीटिंग, क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के लिए। इसके पहले ब्रिक्स में हम लोगों ने एक मीटिंग करी है। तो इस तरह के मल्टीलेटरल को दोबारा वापस लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बहुत टफ टास्क है इस समय, क्योंकि इस समय जो दो ग्लोबल प्लेयर्स हैं और उसमें अगर रशिया मिल गया, तब तो आप सोचिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का इतना बड़ा इफेक्ट होगा। दी हार्ड पावर स्पीक्स, ये हमारे को पता होना चाहिए कि हार्ड पावर बिना बोले बोलता है। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आपके ट्वीट में सेकंड ट्वीट है, मैं उस पे आने से पहले जहां पे आप इंडिया का रोल की बात कर रहे हैं, आपकी इमेज में भी हाँ जी इंडिया सर। का रोल है। मैं ये जानता हूँ कि चाइना, हमने पिछली वाली डिस्कस भी किया था, पर अब चाइना का अगर एक तरह देखें तो पहले डोनाल्ड ट्रंप होके जाते हैं, अब प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट का ये आता है कि हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो जो एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद द बिगेस्ट राइवल्स माने जाते थे, इफ दे फ्लिप द स्क्रिप्ट and do some sort of cooperation, but sir in real world is that cooperation possible? Because end of the day rivals भी तो यही हैं, at least China US तो rivals हैं, तो how do you flip the script? It's just not ये political campaign कि आप एक political party ने दूसरी से जुड़ गया और चुनाव जीत गया। इनके deep देखिए, economic interests are at the cost of each other. आई अग्री विथ यू, बट एक राइजिंग पावर है, एक एस्टेब्लिश्ड पावर है, लेकिन वो कुछ डिक्लाइन में जा रहा है। कहाँ कहाँ डिक्लाइन में जा रहा है? कुछ एरियाज में इट इज डिक्लाइनिंग, मिलिटरली इट इज स्टिल above the Chinese, but in economic terms it is under heavy debt, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इनफैक्ट इन्फ्लेशन की भी बात हो रही है। सो ओवर वहां पे पेट्रोल के दाम ज्यादा बढ़ गए हैं बनिस्बत, वो खुद गैस और ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन उनके दाम ज्यादा बढ़ गए हमारे बनिस्बत। तो ऐसी हालत में, और डेट्स तो आपको पता ही है इस समय, इट्स ऑलमोस्ट आई थिंक 35 ट्रिलियन और समथिंग, दैट्स अ ह्यूज डेट। सो ऐसी हालत में पीपल एट द टॉप, दे आर लुकिंग एट सम काइंड ऑफ अ कोऑपरेशन। और मुझे लगता है ये जो G2 होने वाला है, ये टेक्नोलॉजी के इलाके में ज्यादा हो, एक सेलेक्टिव G2 होगा। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल झप्पी पा ली इन्होंने, ना 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 जी, झप्पी पाने वाला इलाका नहीं, बियर हग होगा। बियर हग का मतलब होता है गले तो लगेंगे और पीछे नाखून होता है ना, जिससे शिवाजी ने उसको मारा था, जब वो गले लगे और पीछे से उन्होंने फाड़ दिया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जो अफजल खान आई थिंक। हाँ, ऐसी ऐसी कुछ नाम है। तो ये उस तरह का वो होगा, एक एक टैक्टिकल अलायंस इन सेलेक्टिव एरियाज विल बी अ G2। इन्वेस्टमेंट, ट्रेड की सबको चिंता हो रही है। यूएस रशिया को क्यों चिंता हो रही है? ट्रेड की चिंता है, इन्वेस्टमेंट्स की चिंता है, क्योंकि अब वो इट हैज रीच्ड इट्स लिमिट। तेल से कितना खाएगा वो? इट नाउ वांट्स कि भाई इकोनॉमिक वो भी तो हो। रशिया इज वेरी कॉस्टली। अब रशिया के अंदर जाके देखिए, वहां हर चीज महंगी है। इसमें अगर लॉस होगा किसी का, तो होगा यूरोप का, वो होगा इंडिया का, और बाकी ग्लोबल साउथ का। तो इसीलिए आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री किधर अपना मुख मोड़े हुए हैं? यूरोप में। और सर यूरोप में भी वो, हाँ हाँ जी बोलिए। नहीं, प्लीज, आई एम सॉरी, इंटरप्टेड योर चेन ऑफ थॉट। नहीं, मैंने ये बोला कि अब जो है एक मुहिम चल रही है कि
ग्लोबल साउथ को लेते हुए मिडिल पावर्स जो हैं, वो दोज हु आर नॉट येट देयर, they are now trying to form some kind of a mechanism whereby they will be able to provide that check and balance. अब उसको कैसे करेंगे? एक तो कंबाइंड स्ट्रेंथ है, अगर आपकी कंबाइंड स्ट्रेंथ है तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। अगर आपका एक कंबाइंड वोटिंग पैटर्न है, कंबाइंड एक तरह से समझ लीजिए, मैं नॉन अलाइनमेंट तो नहीं बोलूंगा, एक नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड अलायंसेस अगर ये निकलती हैं, आसियान रक्षा मंत्री किधर घूम रहे हैं? वियतनाम घूम रहे हैं, साउथ कोरिया घूम रहे हैं, जापान के साथ हम क्या कर रहे हैं? एक अच्छा रिश्ता बना रहे हैं। तो ये जो मुहिम चल रही है, अब आपको पता चलेगा कि भाई भारत की जो स्ट्रेटजी क्या है। ये ट्वीट श्वीट और ऑल दैट स्टूपिड क्या है, हेलवे, दे आर ऑल डिस्ट्रैक्शन, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट इंडिया फ्रॉम दिस ग्रेट गेम। जो इंडिया का जो ग्रेट गेम चल रहा है वो ये चल रहा है कि हम अपने आप को एक तरह से कंसोलिडेट करें, और जो 3 बिग पावर्स हैं उनको ये बताएं कि भाई यू आर नॉट द ओनली वन who is going to run this world war. तो सर एक तरह से एक नया गेम अफुट है, जिसमें मैं भारत पे आ जाता हूँ, भारत के रोल पे, भारत की स्ट्रेटजी पे। यूएई एक पिक्यूलियर सिग्निफिकेंस का है, जब न्यूज आई कि इंडिया में इतने मिलियन बैरल्स का रिजर्व यूएई रखेगा जो इंडिया यूज कर पाएगा, विच विल इंक्रीज आवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व बाय 70%। तो दैट इज अ अनक्वेश्चन्ड अनक्वालिफाइड विन। बट बिकॉज अलायंसेस टूट रही हैं तो वहां पे ये भी है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में घुस रहा है, इंडिया यूएई क्लोज आ रहा है। तो इसमें आपको इंडिया की स्ट्रैटेजी और ये जो पूरा ऑयल वर्ल्ड है, अभी हम ईवी की तरफ जा रहे हैं, बट वी आर स्टिल, द इंपॉर्टेंस इज नॉट गोइंग टू गो एटलीस्ट इन 10 years। तो उसके अंदर व्हाट इज द इंडियन गेम यू सी इन यूएई एंड अरब वर्ल्ड, वेस्ट एशिया, बिफोर वी मूव इनटू इंडियन गेम इनटू यूरोप, जो प्रधानमंत्री इटली गए हुए हैं? देखिए, ग्लोबल साउथ एक अलग एंटिटी है, वेस्ट एशिया इज नॉट ग्लोबल साउथ। वेस्ट एशिया इज अ रिच रीजन, बट इट इज अ लॉपसाइडेड रीजन इन द सेंस कि उसके पास जो डिपेंडेंसीज हैं, मतलब जो लिवरेजेस हैं, वो पेट्रो डॉलर्स की है, बट उसकी डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा है। फूड प्रोडक्ट हो गया, बाकी फैब्रिक्स, एवरीथिंग दे आर डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वर्ल्ड। So they have a great amount of what do you call disadvantages in sustaining their, उनके अपनी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, मेंटेनेंस है, वो सब चीजों के लिए, लेबर के लिए दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया। 1 crore worth of people are in the Gulf and most of them are in UAE. So अब UAE को ये लगता है कि भाई अगर मैं ओपेक के साथ रहता हूं तो मेरा ये होगा कि भाई मैं बंधा रहूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू फ्री माई सेल्फ टू डू ट्रेड सेपरेटली विथ समबडी एल्स। एंड उसमें जो बिगेस्ट पार्टनर इस समय उनको दिख रहा है वो इंडिया, फॉर ऑब्वियस रीजन। भाई वी आर 4th लार्जेस्ट, 6th बोलते हैं, बट अदरवाइज नीचे वाले 3 सब एक साथ ही हैं, पॉइंट 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 का फर्क है इनमें आपस में। इट इज अदरवाइज वी आर ऑल ऑन द सेम ब्रैकेट। You can say that we are the 4th largest economy, closest to UAE, सबसे नजदीक है यूएई की। और यूएई से अगर हम ट्रेड करते हैं फुजेरा पोर्ट से, तो हमको डायरेक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाने की जरूरत नहीं है। तो वेस्ट एशिया में जो गेम चल रहा है वो ये है कि अब जितना हो सके वी फ्री आवरसेल्व्स फ्रॉम द ग्रेट पावर डिपेंडेंस। उसके लिए अगर आपने देखा होगा, सऊदी अरेबिया ने भी क्या बोला है कि वी आर ट्राइंग टू डू अ नो वॉर ट्रीटी विथ, नो अटैक ट्रीटी विथ ईरान। अब ईरान तो उसका दुश्मन है। ये एक बड़ा सटल गेम चल रहा है धीरे धीरे रीजन वाइज। तो वेस्ट एशिया का जो गेम चल रहा है वो ये है कि डाइवर्सिफाई। अगर हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो उनको भी डाइवर्सिफाई करना है। दे डोंट हैव टू गो फॉर एवरी प्रोडक्ट टू अमेरिका। They will get their products from India, they can get their products from South Africa, they can get their products from some other countries in the ASEAN region. So एक तरह से diversification is not only being done by India, India is doing it in petrodollar, और बाकी लोग प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं। सो ये एक म्यूचुअल लोगों को अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि भाई डिपेंड मत रहो। इंडिया इज एक्सप्लॉइटिंग, आई वोंट से एक्सप्लॉइटिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, इंडिया इज मोबिलाइजिंग पीपल टू डू दैट।
countries to do that. अब यहीं से अगर आप हर रीजन का अगर आप देखेंगे तो यही पैटर्न दिख रहा है। ब्रिक्स में उन्होंने कोशिश करी है ब्राजील को अपने साथ रखने के लिए, तो लैटिन अमेरिका इज साउथ ग्लोबल साउथ कंट्रीज वहां पर हैं ज्यादा। उसी तरह से अगर आप देखें आसियान में वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, कई जगहों पे भारत का सिंगापुर के साथ वैसे भी जनरली हमारा अच्छा रिश्ता है। छोटी छोटी कंट्रीज के साथ भी इंडिया ने अपना एक रास्ता बनाया है। याद है एक छोटी सी जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, जहाँ के किंग है, वहां तक प्रधानमंत्री जाके गए हुए हैं उन्होंने, ब्रुनो या ऐसी कुछ जगह, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ना, अगर मैप आएगा। ओमान होके आए हैं बीच में पहले तो। नहीं मैं आसियान कंट्री में एक छोटा सा देश है, बहुत छोटा देश है, काफी रिच है वो अदरवाइज, तो वहां तक जाके आए हुए हैं कि भाई छोटा बड़ा नहीं देखना है हमको, जितने लोग हो सकते हैं वी विल ट्राई टू गेट टुगेदर, मोबिलाइज द ग्लोबल साउथ अलॉन्ग विद सेलेक्ट मिडिल पावर्स। वो मेरी लास्ट ट्वीट में लिखा हुआ, सेलेक्ट मिडिल पावर था जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया इफ पॉसिबल, एंड बाकी वेस्ट एशिया वगैरह में जो कंट्रीज जो मिडिल पावर, जिनके पास ताकत है, इकोनॉमिक हेफ्ट है, और जिनके पास मिलिट्री हेफ्ट भी है। अब जैसे जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, हमारा हो गया, यूरोप में देयर आर सम पावर लाइक जर्मनी है, और मैंने लिखा भी है जर्मनी, फ्रांस इज आल्सो देयर इन दैट। सो एक ऑल्टरनेट एक्सिस बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अपने आप में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शायद आगे देखे, और बाकियों को देन दे विल हैव टू फॉलो दिस लाइन। सर बट इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक जो हमने वर्ल्ड देखा था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में बात करूंगा, उससे पहले की नहीं, वाज दो पावर, अब यूएस के कैंप में हो या आप रशिया के कैंप में हो, या आप अपने आप को नॉन अलाइन बोलते हो बट आप डीम्ड एक कैंप में हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद सर वो यूएस के एक हेजमनी का समय आया, फिर थोड़ा चाइना ने अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, लोगों को पैसा देने की कोशिश की, पर वो कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ नहीं है, हाँ सक्सेसफुल हुआ नहीं। तो अब अगर ये री इमेजिनेशन होगा, जिसमें अब प्रधानमंत्री की मैं यूरोप ट्रिप पे भी आऊंगा, तो सेपरेट रीजनल ग्रुपिंग्स जब होती हैं वर्ल्ड में, तो वी गो बैक इनटू द एरा बिफोर वर्ल्ड वॉर 2, और जब सेपरेट ग्रुपिंग्स होती हैं तो फिर वॉर्स होती हैं, बिकॉज देयर इज नो वन ग्लोबल पुलिसमैन, देयर इज नो वन ग्लोबल पावर, और ये भी तो एक अलायंस ऑफ एक्सट्रीम्स है। मतलब ये मुझे एक्चुअली इट विल बी टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी हाउ effectively US, China, Russia can come together. It's a complete lot of fundamental differences. तो सर ये हम do you see the risk of national security and wars erupting again अगर ये regional alliances होंगी तो? देखिए ये this is the era of chaos, era of chaos चल रहा है, wars होंगी, छोटी छोटी वॉर्स होंगी। उसी पर मैंने अपने एक स्पीच में कल ही सेमिनार में, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, मैंने एक लाइन बोली थी कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि जो ग्रेट पावर्स हैं ये छोटे देशों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हथियार टेस्ट करने के लिए जो टेस्टेड नहीं है, अपनी मिसाइल्स टेस्ट करने के लिए जो टेस्टेड नहीं है। तो ये छोटे देशों को सऊदी अरेबिया को क्यों, सऊदी अरेबिया अब ईरान के साथ वो करने की कोशिश कर रहा है, उसको रियलाइज हुआ है कि भाई जितने हथियार है वो रशिया ने या जिन्होंने मदद करके ईरान को दिए वो सारे उनके ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। इसी तरह से जो अमेरिका कर रहा है वो यूक्रेन के थ्रू किसके ऊपर टेस्ट कर रहा है, रशिया के ऊपर टेस्ट कर रहा है, ईरान के ऊपर टेस्ट कर रहा है, हमास के ऊपर टेस्ट कर रहा है। सो इसमें एक इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये गेम धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, बट ऐसा नहीं है कि इसमें लड़ाई नहीं होगी। भाई लड़ाई एक्सीडेंट से होती है, कुछ एक चीज पे अगर तकरार हो गई तो तकरार हो गई, लड़ाई होगी, यही एक प्रोसेस है। ये नहीं कि ये ओवरनाइट हो जाएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे ये लग रहा है कि अगर इंडिया द वे इट इज गोइंग, ट्राइंग टू गेट द मिडिल पावर एंड बिलो ऑन वन ब्रैकेट एंड वन प्लेटफॉर्म और वन वॉइस, तब हम लोग कहीं किसी जगह पे अगर मिलते हैं तो एटलीस्ट कुछ लोग तो साथ रहेंगे, तो उस इंस्टीट्यूशन की कुछ वैलिडिटी बढ़ेगी। तो इसीलिए अब क्वाड के ऊपर भी हम लोग थोड़ा जोर दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि क्वाड में यूएस हो, हम एक साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी तो क्वाड बना सकते हैं। सर पर अब किस तरह की बात हो रही है, जिस तरह जैसे पाकिस्तान में, एक बहुत सिंपल एग्जांपल, सिंपलीफाइड एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान अपने ट्रूप्स भेजता है सऊदी अरेबिया में,
इंडिया यूएई के क्लोज आता है। अब जैसे वर्ल्ड वॉर 2 से पहले होता था, अगर यूएई और सऊदी अरेबिया में क्लैश होता है और सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तानी सैनिक लड़ते हैं, तो इंडिया को भी एक बड़ा कॉल लेना पड़ेगा कि भैया आप क्या करते हो इन दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि जब ये सब रीजनल अलायंसेस होंगे तो ये क्वेश्चंस ऑफ व्हिच टू फाइट कैन ऑलवेज इरप्ट एंड Yes, this is दैट a मेक्स this is वर्ल्ड अ डेंजरस प्लेस. yeah. That is why I'm saying ki these differences were there even in the past also. Maybe not between Saudi Arabia and UAE, but different countries. कई बार आपस में इन लोगों की फ्रिक्शंस आए हैं। इराक के साथ बहुत फ्रिक्शन था पहले। इराक कुवैत का बहुत फ्रिक्शन होता था। तो एक ग्लोबल पुलिसमैन टाइप ऑफ अरेंजमेंट हुआ, उन्होंने आके इसको सॉर्ट आउट किया। किसी को बर्बाद कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को तोड़ दिया। अल्टीमेटली द वेस्ट एशियन रीजन इज सफरिंग फ्रॉम फ्रैक्चर्ड कंट्रीज स्टेइंग देयर। सो इस तरह की चीजें तो होंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो बिगर एम होगा वो यही है कि भाई रियलाइज करा रहे हैं कि डोंट फॉल प्रे टू द गेम्स ऑफ द बिग। We make our own game and try to get to our own ways and means of dealing with our problems. देखिए यूरोप को ये रियलाइज हो गया है। हालांकि लोग बोल रहे हैं नहीं यूरोप विल फाइनली जॉइन एंड मर्ज अप विद द यूएस। आई डोंट डिनाई दैट फैक्ट बिकॉज भाई वो proximity तो है ही है, racial proximity है, and ultimately they have been together for so many years, so they will try to patch up. बट इस समय जो मेरा इंटरेक्शन हो रहा है जितना भी जर्मन हो गया बाकी लोगों से, मुझे ये फीलिंग आ रही है कि उन्होंने पिछले 60-70 साल से अपनी सिक्योरिटी के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सिक्योरिटी को उन्होंने आउटसोर्स किया हुआ। अब आप देखिए जर्मनी हैड आउटसोर्स्ड इट्स एंटायर सिक्योरिटी टू यूएस। पाकिस्तान फ्रांस ने नहीं किया बट जर्मनी ने किया। इटली, स्पेन, यू नेम देम, एवरीबॉडी आउटसोर्स्ड देयर सिक्योरिटी टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो डिसरप्ट हो गया है। तो एवरीबॉडी इज नाउ फीलिंग दैट वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस। जापान को देख लीजिए, जापान भी अब वही बोल रहा है कि वी नीड टू स्पेंड मोर ऑन डिफेंस। अब साउथ कोरिया भी घबराया हुआ है क्योंकि साउथ कोरिया भी जानता है कि यस यूएस का एक वो एग्रीमेंट है कि वो उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो हालत यूक्रेन की हो रही है या जो हालत अरब देशों की हो रही है उससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर मान लीजिए यही अरब देश वर मोर competent enough to defend themselves, then do you think they would have suffered so much what they have suffered from Iran? They should have actually combined together and beaten the dead out of Iran, hell out of Iran. But किसी के पास वो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस नहीं थी कि वो ईरान के साथ लड़ाई लड़े। पाकिस्तानी ट्रूप्स नॉट विथ स्टैंडिंग, भाई ट्रूप्स है यार, ट्रूप्स को वहां लगाओगे। एक ब्रिगेड है, वो ब्रिगेड पता नहीं वो पाकिस्तान भेजेगा भी नहीं भेजेगा। राहिल शरीफ जाएंगे भी नहीं जाएंगे। एडवाइजर है राहिल शरीफ इज नॉट देयर टू फाइट एज अ जनरल ऑफ सऊदी अरेबिया। तो जब तक आपके खुद के जनरल्स, आपके खुद की आर्म फोर्सेस रेडी नहीं है रेस्पॉन्ड करने के लिए, कर रहे हैं बट यूएई ने फिर भी इजराइल की मदद से कुछ एक आई बिलीव एक्शन लिए हैं। मेरा ये मानना है कि एवरीबॉडी इज रियलाइजिंग दैट आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, न कि यूएस के हाथ में या रशिया के हाथ में। रशिया ने क्या किया सीरिया के साथ? हाँ, असद को एक वो दे दी, क्या बोलते हैं, असाइलम दे दिया है, बट दैट्स इट। कंट्री तो चली गई हाथ से उसके। सो मेरा कहना है कि दिस रियलाइजेशन दैट द ग्लोबल पावर्स आर प्लेइंग फॉर देमसेल्व्स इज बिकमिंग मोर एंड मोर रियल। क्यूबा का हालत देखिए, अगर कल को क्यूबा को आई बिलीव देयर आर प्लान्स टू डू वेनेजुएलन काइंड ऑफ एन ऑपरेशन ऑन क्यूबा। Do you think Russia will be able to intervene there? May not be possible. Russia is itself stretched so much. इसीलिए रशिया ये शायद ये टैक्टिकल अलायंस कर रहा है कि लेट्स इन्वेस्ट विद अमेरिका, ताकि वो उसकी बात सुन ले और थोड़ा बहुत ये जो ग्लोबल फ्रिक्शंस हो रहे हैं वो कम हो जाए। नंबर ऑफ इंटरेस्ट आर देयर एंड उसी इंटरेस्ट के तहत ये सारा हो रहा है कि भाई एक टैक्टिकल सेलेक्टिव G2 G3 बनाए जो कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी
to run the world, a new सर world order. सर जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया जैसे अब प्रधानमंत्री यूरोप भी गए हैं, बट उससे पहले क्योंकि आपने पाकिस्तान की बात की, एक अभी केबल आया बहुत क्लियर आता है जिसमें कहा जाता है, पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक केबल, जिसके अंदर कहा जाता है किस तरह यूएस कहती है इमरान खान को हटाओ 22 के बाद, जब वो रशिया होके आते हैं कि भैया यूक्रेन से पहले वो रशिया क्यों गया हुआ था, और वो बोलते हैं उसके बाद ही पूरा प्रेशर बनता है, पाकिस्तानी आर्मी डिपोज करती है। तो सर पाकिस्तान तो इफेक्टिवली यूएस की गोद में बैठा हुआ है, अब जो भी उसके रीजंस हो, और वो गोद में जिस तरह बैठा हुआ है उसके अंदर आपके अंडर सेक्रेटरी के इंस्ट्रक्शंस पे पीएम हट जाए देश का, इट्स नॉट इवन प्रेसिडेंट, इट्स सम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और समबडी लाइक दैट टॉकिंग टू देम। तो उस तरह इंडिया को कंटेन करने में डू यू थिंक अगर कोई भी लूज अलायंस होती है यूएस की, नॉट वांटिंग इंडिया टू ग्रो, डू यू थिंक द रिस्क ऑन इंडिया आल्सो बिकम्स बिगर, जितना हम जा रहे हैं बाहर उतना वी आर अट्रैक्टिंग एनर्जीज टू कंटेन अस, could be China, could be Russia, ऑब्वियसली डिसरप्शंस तो होंगे आपके एफर्ट में, लेकिन जब तक आप एफर्ट नहीं बनाओगे तो काउंट कैसे किए जाओगे? यू हैव टू बी काउंटेड इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भाई। इफ यू थिंक दैट यू विल कीप सिटिंग इन योर होम, देखिए जिसने भी अभी तक खाली डिफेंस में फोकस किया, यानी कि अपनी रक्षा में, वो लेकर के वो बोलते हैं ना शुतुरमुर्ग की तरह चद्दर ओढ़ ली, अब मुझे पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली वो आपके ऊपर आएगा, आपको हमला करेगा और आपको मार के चला जाएगा, जो कि हमारा इतिहास रहा है पिछले 600 एडी के बाद हमारे साथ यही हो रहा है। हम भोग विलास में इतना वो हो गए कि फिर हमने अपना एक्सपेंशन ही बंद कर दिया, अपनी पावर, मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, या किया भी तो पीस मील किया, एक कर रहा है तो दूसरा उसके अगेंस्ट खड़ा हो जा रहा है, तीसरा कर रहा है तो चौथा उसके अगेंस्ट खड़ा हो जा रहा है, तो इंटरनली ही हमारे इतने सारे फ्रिक्शंस हो गए। तो वो हालत हमें नहीं करनी है, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी काउंटेड, यू हैव टू बी सीन एज समबडी हु कैन गिव यू ओके। आपकी यूएई और सऊदी अरेबिया की लड़ाई, मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरेबिया में इतनी आई वुड से डिजायर है टू पिक अप अ फाइट विथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। उसका रीजन है यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया हुआ है, राइट? तो इजराइल का उसको साथ है, तो मिलिट्री हेफ्ट तो उसको इजराइल से मिल जाएगी, और जो बाकी सपोर्ट चाहिए इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वो इंडिया दे देगा। सो ये लोगों को काउंट करते हैं लोग, व्हेन पीपल टॉक अबाउट दीस थिंग्स दे काउंट ऑल दीस थिंग्स। So when they count these equations, smaller equations, there is a deterrence. So I think everybody is now looking at how to somehow control these big military powers. I'm not saying economic power. Big military power. एक के पास 6000 न्यूक्लियर वेपन है यार, दूसरे के पास 5000 न्यूक्लियर वेपन है, तीसरा चाइना भी 1000 के करीब पहुंच गया है, कुछ लोग तो बोल रहे हैं 1500 के करीब है। They are the bloody big military power. I'm not saying they are strong enough to beat India. No, India is not a pushover now. एक चीज आप मान के चलिए नहीं भाई, भारत पुशओवर नहीं है। भारत इस समय एक लक्ष्य लेके चल रहा है, वो लक्ष्य है कि लड़ाई कम से कम हो, उसके उसके इलाकों से तो बिल्कुल ही ना हो, ठीक है, उसके इलाके से तो बिल्कुल ही ना हो, और बाकी जो क्या बोलते हैं अपना इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अनफेटर्ड बढ़ती रहे। जब उसके पास ये ताकत हो जाएगी कि उसकी मिलिट्री भी कैन बी काउंटेड एट पार विथ चाइना एंड अदर, तो टाइम लगेगा, बट इफ नॉट एट पार एटलीस्ट समवेयर देयर, कहीं वो एक बड़ा पावर बन के आना चाहिए। तो आपके पास रिस्पांस के लिए जो स्ट्रेटजी होगी हर 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 डोमेन में हो जाएगी, यानी कि एक कन्वेंशनल डोमेन भी रहेगी, एसिमेट्रिक डोमेन में भी रहेगी, और जो नॉन काइनेटिक है उसमें भी रहेगी। तो इस तरह से अगर हम स्पेस में भी रहेगी, इस तरह से अगर हम एक पावर बन जाते हैं टू बी काउंटेड फॉर, दैट इज अवर एम, अ स्ट्रांग मिलिट्री पावर, अ स्ट्रांग डेवलप्ड नेशन, देन यू विल सी कैसे लोग बात नहीं सुनेंगे आपकी। बट उसके पहले ही अगर आप अपने आप पैर काट लोगे, हाउ विल यू रीच दैट प्लेस? सर डू यू थिंक दिस क्योस जो वर्ल्ड में आ रहा है इज गुड फॉर इंडिया इन द सेंस कि अब जो मिडिल पावर्स हैं वो सबको अगर अपने डिफेंस पे जैसे आप बोल रहे हैं खर्चना पड़ेगा, तो दैट टेक्स देयर एनर्जीज अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन देयर इकोनॉमी। You have to create a
allocation. It has to be a percentage of your GDP. And arms race क्या होती है? अगर आपने allocate किया तो आपके neighbor को जर्मनी फ्रांस में भी हिस्ट्री रही है, आज दोस्त हैं. बट अगर जर्मनी करती है, कैन फ्रांस नॉट डू इट? फ्रांस करता है, कैन स्पेन नॉट डू इट? और ये तो भी बहुत स्टेबल देश है जिनकी बीच में लड़ाई नहीं हो रही. दे आर इन अ यूनियन. बट वो एक चीज है. डज दैट नॉट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर नेशंस लाइक इंडिया, जिन्होंने हमेशा ही डिफेंस प्रिपेयर्डनेस जिस भी लेवल पे की है बिकॉज करनी पड़ी थी. तो इनकी जब एनर्जीज जाती हैं टुवर्ड्स डिफेंस, आर एनर्जीज आर चैनलाइज्ड टू इकोनॉमी, या इंडिया विल नीड टू स्पेंड इवन मोर ऑन डिफेंस प्रिपरेशन? देखिए, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स ये दोनों साथ साथ चलते हैं. अगर आपके पास इकोनॉमी ज्यादा है, उसको लेकिन आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, then it will be subject to being infiltrated and taken from you, right? It is subject to being weaponized against you. सैंक्शन लगा सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें आपके पास पावर ही नहीं होगा कि उसको ओवरकम करने के लिए. सो इसलिए लोग अपनी मिलिट्री को भी एक स्ट्रॉन्ग बना के रखेंगे. मेरे डिस्कशन जितने भी होते रहते हैं उसमें सब बोल रहे हैं कि वी डोंट माइंड नाउ स्पेंडिंग, बिकॉज फॉर अस वी हैव रियलाइज्ड दैट we ourselves have to ensure that we are secure from Russia. इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ट्राई होने की संभावना है, क्योंकि यूरोप जो है पूरा एंटी रशिया, पूरा. मतलब आप बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. They don't mind going to China, but they mind going to Russia. Historical reasons, yeah, historical reasons behind that, or do you believe Russia is still a bigger threat? They have this constant fear that the Russians are an expansionist nation. They will again try to recover their old glory. They will keep creeping ahead from their current boundaries, and that is why they had not let go of their nuclear arsenals. They are afraid. I mean, Europe will be out of the map if Russia decides. Okay. और if China, it is true for both America and Russia. दोनों एक दूसरे का सत्यानाश कर सकते हैं. So, but अमेरिका के पास उतना इक्वल रिस्पांस कैपेबिलिटीज नहीं है यूरोप के पास. So Europe is, that is why interested in strengthening its military. सर इन दिस कॉन्टेक्स्ट जो प्रधानमंत्री इटली हैं और भी देशों में हैं और वो पूरा आपको सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, बट दैट इज ऑप्टिक्स, सोशल मीडिया और व्हाटएवर, or do you believe that has some signaling part also, or is just pure social media game? But जो real play क्या है यूरोप के अंदर इंडिया का in this chaotic situation where Russia US investing together must be sending shivers down the spine of any European nationalist? We also have to see the nature of investment. If it is not in the military, if it is purely in trade, if it is purely in oil, देखिए अमेरिका रशिया से पहले ऑयल खरीदता था. लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? इट यूज्ड टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया. यूरोप पूरा रशिया से ऑयल खरीदता था. दुश्मन है, लेकिन 35% ऑयल उनका रशिया से खरीदते थे वो लोग, 35%. अब उन्होंने खत्म कर दिया, बट एट सम पॉइंट इन टाइम दे वर. सो नेशनल इंटरेस्ट, कभी भी रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस इज नॉट परमानेंट. What is permanent is your national interest. So if a national interest changes, relationship will change. Why do you think India says मैं will do strategic autonomy? भाई मुझे आज तेल यहाँ से नहीं मिल रहा है तो I will go to some other. किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे. Sanctions हो गया तो I will try to avoid these sanctions and continue to buy from somewhere else. And उनको बोलूंगा भाई ठीक है, जैसे sanction उठेगा, अभी इंडिया, what is India doing? वेवर दिया हुआ था, उसमें उन्होंने दबा के खरीद लिया इंडिया ने ऑयल. बट कोई लिमिट होती है, एक महीने में आप कितना खरीदोगे, बिकॉज को ट्रैवल टाइम लगता है. रशिया से हमारा फ्यूल आने में टाइम लगता है. इट हैज अ लॉन्गर रूट बनस्पत यूएई या सऊदी अरेबिया या कुवैत या बहरीन ऐसे देशों से आने में. तो इसलिए थोड़ा कॉस्टिंग फैक्टर बढ़ गया, इंश्योरेंस बढ़ गया, बहुत सारे इंश्योरेंस जियोपॉलिटिकलाइज हो गया. Insurance has become geopoliticalized. ये खुलने के बावजूद भी इंश्योरेंस टैंकर्स को मिलना मुश्किल हो रहा है एट प्री 28 फरवरी प्राइसेस. इतनी ज्यादा इंश्योरेंस का पैसा लग रहा है कि nobody is really giving it. तो आपकी शिप वहीं पड़ी हुई है, अभी खुला हुआ है ना.
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सीजफायर तो चल ही रहा है टेक्निकली, लेकिन शिप्स वहीं पड़ी हुई हैं अभी भी। जब तक लॉयड्स वो इंश्योरेंस अपना वो नहीं करेंगे तब तक वो डाउन। सर, स्ट्रेट ऑफ कुछ हरमोज पे मैं आना चाहता हूँ एंडिंग पार्ट में, क्योंकि अभी यूएस सेनेट ने वोट किया है कि रेजोल्यूशन एडवांस कर दी जाए कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की वॉर पावर्स लिमिट, बहुत देर से कोशिश चल रही है, 3 4 5 बारी हो चुका है, अभी भी फाइनल उनका जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है टाइम लगेगा, बट देर इज अ ग्रोइंग क्लैमर के यू नीड टू सॉल्व इट। दूसरी तरफ जियो पॉलिटिक्स में वी कांट फॉरगेट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यूएस के मिड टर्म्स आने ही हैं। अगर अभी ही इतना अनपॉपुलर है कि कुछ रिपब्लिकन्स उस तरफ जा रहे हैं वॉर पावर्स रोकने के लिए, डेमोक्रेट्स तो इस तरफ आ नहीं रहे हैं, तो ट्रम्प पे भी प्रेशर है सर। दूसरी तरफ ईरान उस तरह सरेंडर किया नहीं है, वो अड़ा हुआ है अपनी डिमांड्स पे, तो डू यू सी रेजोल्यूशन हैपनिंग इन ईरान ए, एंड बी इफ अ रेजोल्यूशन डजंट हैपन, वेयर डज दैट टेक द वर्ल्ड नेक्स्ट 2 months? ओके, तो इस समय ऑल द कार्ड्स आर विद ईरान। ऑल द कार्ड्स आर विद ईरान। यस, ओके। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ, 2-3 कारण है। पहला, अमेरिका हैज done as much as possible with its aerial power, aerial and high-tech power. But Iran has not budged. It is expecting that Iran will finally succumb because of the blocking of the Strait of Hormuz, because Iran को जो बाकी चीजें चाहिए वो नहीं आ रही और ना वो तेल अपना बाहर भेज पा रहा है. So there is a choking of Iran which is taking place. But more importantly, Iran is also diversifying some routes from Pakistan, Russia, China, उस तरफ से भी उसको कुछ अल्टरनेटिव निकाल रहा है. ठीक है, तो ये हो गया उसका सस्टेनेंस को उसने प्रोलॉन्ग किया है. 3 महीना 4 महीना हो सकता है, 1 महीने में कैप्साइज हो जाता है, 3-4 महीने में होगा. 3-4 महीने के अंदर इधर मिड टर्म पॉल्स आ जाएंगे ट्रम्प के. कांग्रेस वैसे ही उसके अगेंस्ट हो रखी है. और जिस दिन इसने बूट्स ऑन ग्राउंड डाला ईरान में, उस दिन तो उसको मतलब पूरी की पूरी कांग्रेस, इंटरनल अनरेस्ट अमेरिका में शुरू हो जाएगा. तो अमेरिका इज अफ्रेड ऑफ बूट्स ऑन ग्राउंड. None of the European countries are coming to support him for his operations inside Iran. वो बोलते हैं कि हम अगर सीज फायर हो गया तो हम इसमें क्या बोलते हैं, पेट्रोलिंग वगैरह में हम साथ देंगे. But nobody is physically trying to kind of come and support America. वेस्ट एशिया के सारे देश चाहते हैं कि लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए. तो किसके फेवर में ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं? ऑब्वियसली ईरान के. ईरान has reached a situation where it says that I am going to get sunk, so be it. मैं तो डूबने वाला हूँ, आप सबको लेके डूबूंगा. इसमें किसके पास कितनी पेशेंस है? ईरान has been living in poverty for last 30 years. जब से उनके ऊपर सैंक्शन लगने शुरू हुए, उनके ऊपर तो सैंक्शन लगे हुए हैं. लेकिन वेस्ट एशियन कंट्रीज हैव बीन लिविंग इन लग्जरी फॉर लास्ट 40-50 ईयर्स. किसमें ज्यादा दम है झेलने के लिए पनिशमेंट? सो इस समय कार्डदार विद ईरान. माय व्यू इज दैट देयर विल बी अ एग्रीमेंट वेरी सून, एंड पॉसिबली द ओनली स्टिकिंग पॉइंट इज दैट nuclear stockpile which Iran has of 400 odd plus kgs of uranium, highly enriched uranium. सर ज्यादा बड़ा स्टिकिंग पॉइंट ये नहीं है कि अगर ईरान पे आपने सैंक्शंस हटा दिए तो ईरान हैज एब्सोल्यूट विक्ट्री एंड देन इट बिकम्स अ कंप्लीट मेजर पावर नॉट ओनली फॉर एशिया बट फॉर यूरोप आल्सो. No, but they will ensure that it is not able to reach that level. तभी ये चाइना, रशिया, अमेरिका जो G3 की बात हो रही है वो ये हो सकती है बिकॉज ईरान सस्टेन कहाँ से कर रहा था? चाइना एंड रशिया. फिर वही आपका वो जो पॉइंट आ गया कि कहीं कुछ खिचड़ी
पक तो नहीं रही है G2 की, और सारे डिप्लोमेट बोले नो नो G2 नो G2। मैंने एक दो इसमें भी किया, मैंने बोला देखिए जब जरूरत पड़ती है तो दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमेरिका विल नाउ ट्राई टू possibly blow up that as a victory. They got Iran onto the mat. Highly enriched uranium will be। एक बार यूएस ने रशिया ने ये भी बोला कि हम उनका एनरिच्ड यूरेनियम रख लेंगे। तो ये एक तरह से ईरान के लिए ये रहेगा कि भाई वो तो हमारा दोस्त सही है, वो रखे हुए जब जरूरत पड़ेगी तो हमें दे देगा। और अमेरिका को ये रहेगा कि यस वी हैव रिमूव्ड इट फ्रॉम ईरान and we have a deal with Russia, so Russia will honor that deal. Russia is a responsible nation. It has been showing responsibility since the Second World War, so we are relatively safe. China will give some guarantee, and overall it will be like Trump will go with some sort of a satisfaction that I have annihilated the military power of Iran. एंड ईरान विल से कि हमने हरा दिया। लेकिन उसकी जो हालत है अब उसको दोबारा टू इमर्ज एज अ बिग पावर अगेन विद सिमिलर कैपेबिलिटीज, इट विल टेक टाइम। उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। खाली उसको मॉरल विक्ट्री मिलेगी, उसको मॉरल विक्ट्री मिलेगी। बट आई थिंक इट विल बी मोर देन, अगर सैंक्शंस हट गए और जो एसेट्स डीफ्रीज हो जाते हैं, जर्मनी डिस्ट्रॉय हुआ बट रिसोर्सेज थे एकदम रिकवर फास्ट, ऑब्वियसली मार्शल प्लान यूएस, जापान डिस्ट्रॉय हुआ रिकवर्ड वेरी फास्ट। ईरान हैज सो मच ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि अगर इन्होंने सैंक्शंस हटाए, इट्स माय ओपिनियन इट विल स्केल अप मच फास्टर देन मेनी पीपल थिंक। हाँ, नई सैंक्शंस हटाए तो वो अलग बात है। तो सर मैं देखिए उनको जर्मनी जापान आर नॉट एन एग्जांपल टू कंपेयर विद। They had the resources, they had the backing, they had the 100% commitment for their recovery. Whereas in Iran's case, that kind of a support will not come. Even China and Russia will be looking at their behind the scene China Russia नहीं शुरू कर देंगे कि भैया behind the scenes नहीं, behind the scenes से उतना वो नहीं होगा। वहां पर देखो चाइना हो गया, रशिया हो गया, सब अपना पेट भरना चाहते। इन्होंने वहां पे क्या करना है, बिल्डिंगें बनाएंगे, रोड बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे जो टूट गए हैं, ठीक है। पैसा, चाइना तो और भी खतरनाक देश है, वो अपने चाइनीज वर्कर ले जाएगा वहां पे, तो वहां की पब्लिक को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। सो दे हैव एन अमेरिका दे विल नॉट ट्रस्ट, they will not allow American companies to come and start making anything, so they will be solely dependent on China and Russia and India possibly, because India को वो लोग ट्रस्ट करते हैं, so Indian companies will be there। so हमारे जो speed and resources हैं वो limited है, unless and until they get the reparation, which I don't think उस पे ज्यादा कुछ इनको मिलेगा। वॉर क्राइम्स और ये वो करके they will try to cut Iran to size before any agreement is there। They will take time, ऐसा नहीं है। वो अब कतार नहीं बोला हमको 5 साल लगेंगे यार, तो 5 साल 6 साल तो बहुत टाइम होता है। सऊदी सेइंग मिनिमम 27 तक अगर सप्लाईज रिज्यूम होंगी, इवन इफ यू डू इट नाउ। एंड ईरान की डैमेजेस कितनी हुई? ऑलमोस्ट 90% है। दैट कंट्री विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू। इतना भी मत वो करिए कि भाई उन्होंने बड़ा शेर की तरह वो किया, नहीं। उनके ऊपर 3000 missiles have been bloody dropped on their infrastructure, in their facilities, headquarters। चुन के मारा गया इनको। मेरे पास कहीं फिगर्स थी शायद, बट अभी तो नहीं है यहाँ पे। I had this figure, the exact kind of damage which they have suffered. It's no mean business। यूक्रेन का भी वही हाल होगा। So what I'm trying to say is that there is a possibility of a solution, especially if these three start coming in together। अगर ये तीन एक साथ हो गया तो आप समझ लीजिए सॉल्यूशन बिल्कुल। जैसे आपने बोला, बट आई थिंक द की पॉइंट इज किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्योंकि अभी तो एक वो आया है, वो भी एक पॉइंट भारत को लेके सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है जरूर डिस्कस करना चाहिए। अनलाइक हिज यूजुअल नेचर, हर वर्ल्ड लीडर की नेचर होती है, प्रधानमंत्री मोदी की भी है। पहले बोलते हैं कोविड जैसी स्थिति, फिर वो 7 वार्निंग्स देते हैं, पेट्रोल, कारपूल। अब जब अब्रॉड हैं तो बोलते हैं
पूरे डिकेड का जो ग्रोथ है वाइप आउट हो जाएगा, लोग फिर से पॉवर्टी में, दलदल में, साइकिल में फंस जाएंगे। तो सर ये इतनी वार्निंग्स, ऐसा क्या उनके दिमाग में आपको लगता है चल रहा है भारत को लेके या जियोपॉलिटिक्स को लेके, या क्या चल रहा है? बिकॉज मोर पीपल आर सेइंग कि भाई 3 वार्निंग्स इन 3-4 मंथ्स इज समथिंग रियली ड्रास्टिक, और आर वी इन अ रियली बैड प्रॉब्लम? लोग ये भी सवाल पूछना शुरू हो गए हैं। जिनका जो भी असेसमेंट हुआ है, आई वाज रीडिंग समवेयर इन द पेपर, इज दैट nothing is going to get resolved immediately. In fact, yesterday, a day before, we had yesterday only, we had Dr. Ajit Ranade, he's an economist. He was saying that the effect people are not able to see. उन्होंने बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल दिया। जब ये क्राइसिस हुई, ऑयल क्राइसिस और ये सब, तो चाइना से जो हमारे एक्सपोर्ट्स आ रहे थे, तो उसमें कमी आ गई। अब वो बनाते हैं फैब्रिक, उस फैब्रिक में एक मटेरियल, रॉ मटेरियल होता है जो खाली चाइना से आता है और कहीं से नहीं आता। तो इनको लगा कि यार अगर वो आना बंद हो गया तो मेरी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इज ए बिग एंटरप्रेन्योर, साउथ में है, त्रिपुर में है शायद। वो गए चाइना भागते हुए, उन्होंने अपने जो सप्लायर्स वगैरह उनसे बात करी और एश्योर कर लिया कि भाई हाँ, वो वी विल नॉट स्टॉप योर कंसाइनमेंट, वो आता रहेगा। एंड सो देयरफॉर दे विल बी एबल टू, दे यूज्ड टू मेक, आई थिंक, स्पोर्ट्स फैब्रिक्स। और स्पोर्ट्स फैब्रिक का एक स्पेशल मटेरियल होता है जो खाली वहां मिलता है, इसलिए डेकाथलॉन में इतना आसानी से आपको मिल जाता है। एनीवे, सो अब वो वापस आए एश्योरेंस लेके, हाँ भाई, माय रॉ मटेरियल्स आर नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड, आई विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस द वे आई एम प्रोड्यूसिंग। बट सडनली उन्होंने देखा कि भाई उनके वर्कर्स वहां टिक ही नहीं रहे, सब जा रहे हैं काम छोड़ छोड़ के। Then he got surprised, बोले ये क्या हो गया? I was expecting that I will have a trouble because of that raw material not coming to me, but the people here in my factory are leaving. There were 2,000 odd people. अब गेस करिए रीजन क्या था? गैस महंगी हो गई सर, और रहना मुश्किल हो गया। घर में एलपीजी नहीं थी, गांव में जहां जहां से ये लोग आए थे। तो बोले भैया अब हम क्या करें, वहां जा रहे हैं, मदद करेंगे, चूल्हा चूल्ही जो जैसे भी करना है, यहाँ रह के कैसे हमारा घर कैसे चलेगा? तो दे वर ऑल लीविंग बिकॉज देयर वाज नो एलपीजी। मल्टीपल ऑर्डर ऑफ प्रॉब्लम्स। these are called second order, third order effects. हम लोग खाली वो पेट्रोल देख रहे हैं, फर्टिलाइजर हो गया, सल्फर हो गया, whole lot of things will get affected. एक एग्जांपल देता हूँ वेनेजुएला की। वेनेजुएला से जो तेल आता था हमारा, पूरे इंडिया में सिर्फ एक रिफाइनरी है जो उसको रिफाइन कर सकती, ओनली वन। अगर कोई एक आध बढ़ गई हो तो मुझे नहीं पता, बट एज पर माई नॉलेज देयर वाज ओनली वन, मे बी देयर आर मोर आल्सो नाउ, बट दैट वाज जामनगर। ठीक है, अब जामनगर रिफाइनरी को वेनेजुएलन ऑयल वहां से यहाँ लाने में और रिफाइन करके बेचने में उसकी क्वांटिटी कितनी है? नॉट मच। वेरएज जो इधर से आ रहा था, कतर से आ रहा था या फिर यूएई से आ रहा था या सऊदी अरेबिया, तो फटाफट आता था, कोई भी हमारी रिफाइनरी बना करके उल्टा यूरोप में एक्सपोर्ट कर देती थी। अब वो तेल आना ही बंद हो गया। तो वेनेजुएलन ऑयल जो जामनगर की रिफाइनरी पूरी हमारी एक्सपोर्ट को तो कैटर नहीं कर पाएगी ना, इतना क्वांटम नहीं है उसका प्रोडक्शन का। सो ऑब्वियसली इसका थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर इफेक्ट आएगा। तो सर ये इट इज नॉट दैट कि खाली तेल, इट इज द रिलेटेड कनेक्टेड थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग व्हिच विल मेक द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोलॉन्गिंग ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। 1 साल का उन्होंने पीरियड दिया है, मुझे लगता है 1 से 2 साल भी लग सकता है। और ये पॉलिटिशियंस की एक वो भी होती है कि पहले से ही लोगों को ऐसे आगाह करो कि देन व्हेन द एक्चुअल हर्ट कम्स, तेल हफ्ते में 2 बार बढ़ गया ना, आप मेंटली रेडी, हफ्ते में 2 बार आप मेंटली रेडी हो कि क्या हिट आने वाली है। बिकॉज इतनी वार्निंग्स के बाद, एंड आई
one doesn't know how deep will be and how long lasting it will be. But these economic challenges as an energy importer, सर हम पूरा वर्ल्ड का कर रहे हैं, इंडिया की पोजीशन बहुत डेलिकेट हो जाएगी अगर ये सर लंबा रहता है तो सभी की होगी, सभी की होगी. इट विल बी कोविड लाइक. क्यों बोला? एवरीबॉडी विल बी इन द सेम बोट. हाँ, चाइना का भी तो यही हाल है. मैंने क्या बोला कि स्ट्राइव हार्मुज खुल भी जाएगा हाँ. तब भी हार्मुज से तेल नहीं निकल पाएगा, इंश्योरेंस जब तक नहीं होगा उसका. तो उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनीज को कि लोग अब जो तेल इधर से निकलेगा उस पर कोई अटैक नहीं होगा, तब तो वो कमिट करेंगे कम पैसे पे. नहीं तो बोलेंगे ठीक है यार, एक्स मिलियन दो, हम तभी generally it's a very safe business, insuring ships. Now it is very risky business. So अभी जो सबसे बड़ा खतरा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि लड़ाई के नए आयाम खुल गए हैं. जो चीजें पहले टैबू हुआ करती थी वो अब टैबू नहीं रही हैं. स्पेशली पीपल हु आर अंडरडॉग्स, कंट्रीज विच आर अंडरडॉग्स. अब जैसे ईरान है, इट इज अ लेसर पावर, मच लेसर पावर. उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में एक एक्ट पास कर रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि दे विल पे $50 million टू पर्सन हु किल्स नेतन्याहू एंड ट्रम्प. सो इसको अगर आपने इसको नहीं, ये आप देखिए, ये एक लड़ाई का हिस्सा बन गया अब कि एसिमेट्रिक पावर में मैं खुला वो दे दूंगा. देखिए, एक बात होती कि टेररिस्ट के नाम पे ईरान घोषित, मैं यही बोलने वाला था सर, बट दैट इज नॉट वॉरफेयर. दे आर इक्वेटिंग नाउ ट्रम्प एंड नेतन्याहू विथ टेररिज्म. भाई ये टेररिस्ट है. सर माय क्वेश्चन इज स्लाइटली डिफरेंट. आपने वो एक पार्ट तो आंसर कर दिया कि भैया ये इन्होंने ढूंढना शुरू किया, बाउंटीज तो उन्होंने दी, पर दूसरा पार्ट है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आप कैसे क्लासिफाई करके ले आए. सो इन अ सेंस व्हाई ब्लेम द लेसर पावर्स जब इन लोगों ने खुद ही ये मैं देखिए, उन्होंने यूज किया अपना स्टेट पावर टू गेट दैट फिल्म. उन्होंने यूज किया स्टेट पावर, देयर मिलिट्री पावर टू किल खुमैनी. तुम भी करो, इट्स अ वॉरफेयर. तो जो वॉरफेयर पहले होता था, ऐसा नहीं था किंग्स वर नॉट, किंग ही को तो टारगेट करते थे ना पहले भी, कि राजा मर गया तो प्रजा हार गई, सॉरी सेना हार गई. लेकिन वो लड़ाई में होता था. इट वाज पार्ट ऑफ द वॉर फाइटिंग. नाउ इवन दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ अ कन्वेंशनल वॉर फाइटिंग, in the sense when you are fighting with each other. I also announced to the world that anybody who will kill Prime Minister X or President Y of a particular country, now he has become part and parcel of your war fighting. एक conceptual change आने लग गया. अभी तक तो हम डिग्रेड कर ही रहे थे अपने, अब धर्म युद्ध से हम ग्रे जोन और पता नहीं कहाँ चले गए, हाइब्रिड में चले गए. अब ये जो है, दिस इज अनदर लेवल ऑफ एंट्री ऑफ वॉरफेयर. Okay, assassination has always been there, but it was considered as an exception, not a rule. It was never having a parliamentary sanction approval. Now you are making a parliamentary approval, passing it as an act. That means you are officially recognizing this particular aspect of warfare. पहले वो मिलिट्री कर रही है, वो ठीक है, चलेगा. जैसे उनको बोला कि कटेल दी पावर ऑफ ट्रम्प. नो बट सर कितने रूमर्स आते हैं कि क्यूबा में वो क्या फिडेल कैस्ट्रो की सिगार में क्या डाला हुआ था, इसमें क्या डाला हुआ, सीए ने क्या क्या अटेम्प्ट किया. दे आर ऑल पार्ट ऑफ ग्रे जोन. नथिंग हैड एन ऑफिशियल. इट्स डिनाइबल रूमर. आप बोलते रहिए, आप यूट्यूब पे बोलते रहे, हु विल बिलीव यू. वो ठीक है यार, ये ऐसे ही बोलते रहते. बट व्हेन अ पार्लियामेंट पासेस एन एक्ट, व्हेन अ leader of a particular country passes an act, I mean tells something on a statement in public, they are recognized as part of your official strategy. A gray zone strategy is its own, it has its own contours. I say that we are following gray zone, we will undertake gray zone activity. ठीक है, it's a strategy. Everybody knows you can do anything under, क्या बोलते हैं, शुभ वार बोलते हैं हिंदी में, शुभ युद्ध.
अगर अननोन मैन बोल रहे हैं तो वो भी तो एक तरह से वही स्ट्रेटेजी है। देखिए आप तो अज्यूम कर रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं कि वो इंडिया कर रही है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इंडिया इन सब चीजों में विश्वास ही नहीं करती है। इंडिया ऑफिशियली फॉर्मली डजंट बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, मतलब माय पॉइंट वाज कि इनफॉर्मली तो ये हो ही रहा था, दे प्रोबेबली इनफॉर्मली इस तरह से नहीं हो रहा। मेरा कहने का मतलब है एक लेवल चेंज है, क्योंकि अब ये पेंडोरास बॉक्स खोलेगा। अगली लड़ाई जहां छोटे देशों की हुई, वो भी एक पार्लियामेंट में एक्ट पास करेगा कि फलाना के प्राइम मिनिस्टर को कोई मार देगा तो मैं उसको 100 करोड़ दूंगा या 1000 करोड़ दूंगा, 50 करोड़ दूंगा। होगा कोई पागल, शायद कर भी दे वो। रिस्क तो बढ़ी गया, रिस्क तो बढ़ी गया। देयर आर इनफ पीपल हु विल बिलीव इट। और आजकल तो करेंसीज आर आल्सो सो कॉल्ड क्रिप्टो करेंसीज आर अनट्रेसेबल। तो वो और ये बोलेगा भाई उन्होंने रीजन दिया है, तुमने अयतुल्ला खुमानी को मारा, अब हम तुमको मारेंगे। हमारे पास हथियार नहीं है इस तरह से जा करके तुमको ट्रेस करके इंटेलिजेंस लगा करके पिन पॉइंट अटैक कर दिया तुम्हारे ऊपर। हमारे पास नहीं कैपेबिलिटी। हमारे पास यही कैपेबिलिटी है कि वी गॉट ह्यूमन रिसोर्स व्हिच कैन डू एनीथिंग एट यू, है ना। सर वर्ल्ड इज गोइंग इनटू, आपने एंडिंग पार्ट में वर्ल्ड को नए डेंजर्स बता दिए, जैसे डेंजरों की कमी नहीं थी। बट नहीं क्योस तो हो ही रहा। मैंने बोला ना, इट्स अ क्योटिक वर्ल्ड ना, और हमेशा क्योस से कुछ अच्छी चीजें बाहर निकल के आती हैं। लेट अस होप दैट वही और इंडिया इज ट्राइंग टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। chaos में सर, chaos is always good for people who are not at the top. I believe that. Thank you, sir, for covering all these events, including India's role in this new world. Thank you, sir. Thank you. Yeah.